नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टीवी और मैं सुनील नारनोलिया आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम मंथन कोरोना में। मंथन कोरोना जो कि मंच बना मंथन का, जिसके जरिए हमने एक कोशिश की कि मत सकें उस सागर को, उस भवसागर को जो कि कोरोना की वजह से चोले ले रहा है, हिचकोले ले रहा है, जिसकी लहरों में आके अनगिनत मौतें हो जा रही हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आज हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 3,32,000 क्रॉस कर गया है। यानी आज की तारीख के अंदर 3,32,000 पेशेंट हैं जो कि कोरोना के जरिए संक्रमित हैं। यानी कल की डेट में 11,000 से ज्यादा नए पेशेंट मिले हैं। अगर हम लोग इसको वर्ल्ड वाइड देखने की कोशिश करें तो कल की डेट तक 76 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है कोरोना वायरस। दुनिया भर की अगर हम लोग बात करें तो करीब 4,28,000 से ज्यादा मौतें कोरोना वायरस के जरिए हो चुकी हैं। तो हम देख रहे हैं कि सागर में लहरें बहुत उठ रही हैं और हर उठती लहर के साथ कुछ जाना भी ले जा रहे हैं। लेकिन सारी चीजों के सिर्फ नेगेटिव पहलू नहीं होते। हर रात हमेशा रात रहेगी ये सच नहीं होता। हर रात इस बात का संदेशा लेकर आती है कि वो ढलेगी और सुबह एक नई सुबह होगी जो अपनी ऊर्जा से, स्फूर्ति से और नई आशाओं से भरपूर रहेगी। तो कोरोना के कालखंड में भी हमें कुछ पॉजिटिव बातें सुनने को मिल रही है, सकारात्मकता भी मिल रही है कि हमने मान लिया कि इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन वो साधन बनाए हुए हैं कि अब हम लोगों की रिकवरी रेट बढ़ गई है। अगर आज मैं इसको मोटा मोटे तौर के ऊपर लूं तो भारत के अंदर इसकी रिकवरी रेट लगभग 50% है। हमारे हिंदुस्तान में 3,32,000 ज्यादा पेशेंट मिले और उनमें करीब 1,50,000 के आसपास जो लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ये अच्छा फिगर है। समझने में आता है कि हमारे डॉक्टर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने बहुत अच्छी मेहनत की। हमेशा से डॉक्टर्स को देवता का, ईश्वर का स्वरूप माना जाता रहा और इस बार जब मंदिरों के दरवाजे बंद हुए, जब ईश्वर ने खुद को बंद कर लिया तो खुद ब खुद डॉक्टर्स को उतर कर आना पड़ा उस ईश्वर का स्वरूप लेके। तो मैं सारे डॉक्टर्स को, तमाम डॉक्टर्स को जो कि कोरोना की जंग में जुटे हुए हैं और जीत भी रहे हैं, उन पेशेंट्स को लेकर आ रहे हैं, रिकवर करा रहे हैं, सबको नमस्कार करता हूँ। आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना फिर उन्हीं कोरोना वायरस, उन्हीं डॉक्टर्स से बात की जाए और कोरोना से संबंधित कुछ भ्रांतियां जो फैली हुई हैं, कुछ बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि इसके लक्षण ये हैं, इसकी दवा ये है, ये इस सेगमेंट में ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ये इसको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो कुछ उन्हीं सवालों के जवाब क्यों ना उन्हीं एक्सपर्ट से जाने जो कि इसको अच्छे जानते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी ऐसी फैली हुई है जिसके मन में जो आता है वो वही चीज डाल देता है और फिर वही वो इतनी बार कही जाती है, इतनी बार रिपीट होती है कि सच लगने लगती है। हमें कई मैसेजेस मिलते हैं जो कि फिर हमें लगता है कि ये सच है, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने सराहा। लेकिन हर कही भी बात सच हो ये जरूरी नहीं है। सच का जरूरी है कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही जाए जो उसे कहने का मादा और उसका स्थान रखता हो। तो आज हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की। कुछ डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स की टीम से मैं पहले आपको रूबरू करवा दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं जो कि फिजिशियन हैं, डॉक्टर नीलम टांक जी हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित भंडारी जी जो ENT स्पेशलिस्ट हैं। और ये बीमारी इन तीनों सेगमेंट के अंदर ज्यादा प्रभावित करती है। यही वो ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें हमें इनका ज्यादा असर देखने को मिला। तो मैं इसका जो पहला सवाल है वो लेकर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी से रूबरू होना चाहूंगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पहला सवाल आप ही से लेना चाहूंगा और पहला तो मैं जानना चाहूंगा कि इस जो बीमारी है उसके सिम्टम्स को लेकर बड़ी चर्चा होती रहती है कि बुखार है तो उससे है, या नाक बह रही है तो उससे कोरोना है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर सा बैठ गया है कि ये गले में खराश हो गई तो कोरोना हो गया, बुखार हो गई तो कोरोना हो गया। तो आप बताएं कि वास्तविक लक्षण हैं क्या जिसके जरिए आदमी माने कि हाँ अब मैं कोरोना से ग्रसित हो सकता हूँ। देखिए, कोरोना में क्या है, कई तरह की बातें हैं। अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छा है और मैं कोरोना से, वायरस से इफेक्टिव हो गया तो कोई जरूरी नहीं मेरे अंदर कोई लक्षण दिखें। तकरीबन 30-35% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोरोना आके चला गया और लोग पता भी नहीं पाए कि उनको कोरोना हो गया। कोरोना के लक्षण है बहुत तेज बुखार आना, सर में तेज दर्द होना, आंखें लाल हो जाना, बदन बहुत बुरी तरह से टूटना और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ये कोरोना का भयंकर रूप है। उस समय आपको अगर चेकअप होता है तो कोरोना उसमें निकलता है पॉजिटिव, लेकिन जिस समय आप चेकअप करवाते हैं उसके बाद आप चेकअप के 3-4 दिन तक आप अपने घर में रहें ताकि अगर पॉजिटिव भी है तो आप दूसरी जगह संक्रमण नहीं फैलाएं। गले में खराश होती है। बड़ी अच्छी सी बात कही कि अगर किसी को लगता है कि वो संक्रमित हो सकता है तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो एक अलग आइसोलेशन में रहे। हाँ। इस बात का पूरा प्रिकॉशन लेके चले। मैं अगला सवाल है डॉक्टर अमित जी से लेना चाहूंगा। अमित जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, संजय जी हमसे जिक्र कर रहे थे कि नाक बहने वाली की बात है, गले वाली की बात है, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो ENT के मामले में
एक भ्रांति से फैली हुई है कि गला रुक जाता है, अवरुद्ध सा हो जाता है और उसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करना चाहूंगा कि वाकई कितनी सच्चाई है इस बात की। क्या गला अवरुद्ध होता है या नाक में कोई दिक्कत होती है या कुछ और है? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, बेसिकली नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में तो इसका रूट ऑफ एंट्री नोज होता है, नोज एंड ओरल कैविटी मुंह, जहाँ से वायरस अंदर घुसता है, और एक रूट ऑफ एंट्री आईज भी है। तो ये यहाँ से जब चलता है तो नाक की जो म्यूकोसा होती है और नाक के पीछे का हिस्सा कॉल्ड नेसोफेरिंक्स और थ्रोट, वहाँ ये मल्टीप्लाई करता है। जब ये अपनी संख्या बढ़ाता है, जब वायरस लोड बढ़ता है, तब ये नीचे ट्रेवल करता है टुवर्ड्स लंग्स की तरफ। लंग्स के अंदर बेसिकली जब ये जाता है तो न्यूमोनिया की पिक्चर क्रिएट करता है। जो सांस लेने में दिक्कत होती है वो लंग्स की वजह से होती है, न कि गले की वजह से होती है। और इतना बहुत जल्दी, एक चीज है नॉर्मल कि इतना जल्दी से ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता। बेसिकली स्टार्ट नाक से होता है, नाक के सिम्टम्स आएंगे, थ्रोट के आएंगे और समय लगता है। लंग्स के जो सिम्टम्स है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वो बहुत टाइम लगता है, बहुत फास्ट, इतना जल्दी से नहीं होता। पहले सैचुरेशन डाउन होता है, मरीज को लगता है उसको सांस में दिक्कत हो रही है, उसके बाद एक सिवियर सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं कि उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो नॉर्मल वे में गले की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, अचानक से अगर किसी मरीज को अचानक से सडन ऑनसेट अगर फीवर आता है, जिसको पहले कभी अचानक से फीवर, जुकाम, गले में खराश, ये सिम्टम्स अगर होते हैं तो फिर माना जाता है कि उसको सोचना चाहिए। यानी आपने आज एक बहुत अच्छी सी बात बताई कि जैसे हम लोग सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 दिन इसको पहचान करने में लगते हैं, तो अब हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि इसको पहचान करने में 10 से 15 दिन क्यों लगते हैं। आपने बताया कि नाक से शुरू होता है, नाक से शुरू होकर फिर धीरे धीरे गले, और गले से फिर लंग्स में ये अफेक्ट करता है। तो जब ये लंग्स में आता है तब जाके अपने लक्षणों को जाहिर करता है। तो तब तक हम इसके आसानी से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बीमारी है या नहीं, इसी वजह से वो 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मैं अगला सवाल लेके नीलम जी से मुखातिब होना चाहूंगा। नीलम जी, अभी इस वायरस को लेके एक बात सुनने में आ रही है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है, तो आप इस वायरस से बच सकती हैं। तो आपके लिहाज से क्या सिर्फ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ही पर्याप्त है इस वायरस से मुकाबला करने के लिए? नहीं सर, देखिए ये बात बहुत अच्छी है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको ये जो वायरस डिजीज है ये आपको कम अफेक्ट करेगा। लेकिन सर सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, आपको एज WHO की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आपके वो जो भी उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है उसको फॉलो करिए। जैसे आपको एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, आप भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए, बहुत ही जरूरी है तो वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर। प्लस आप अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत साफ सफाई, शरीर की स्वच्छता, प्लस जैसे वो बार बार बोलते हैं बार बार हाथ धोना, मीन्स लाइक आप अपने हाथों को साफ रखिए। तीसरा, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने नाक से लेकर के अपने चिन तक के एरिया को किसी भी कॉटन के कपड़ों से या ट्रिपल लेयर मास्क से आप उसको कवर रखिए। अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन नहीं हो या किसी मास्क की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मास्क से अपने नाक को और चिन तक के एरिया को कवर रख सकते हैं। बट ये चीज आपको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ आप बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा लें और बाकी की चीजों को फॉलो नहीं करें तो ये चीज मतलब कोई सही बात नहीं है। ये तो वायरल डिजीज है जो कि किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। बट ये चीज अच्छी है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपके लक्षण कम होंगे, ये आपके लिए कम घातक होगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको ये डिजीज नहीं होगी। इसलिए प्लीज WHO की फुल गाइडलाइंस को फॉलो करिए। उन्होंने जो जो चीजें आपको बताई है, अपने बार बार आप अपने नाक को, मुंह को, चेहरे को हाथों से मत छुइए, क्योंकि हाथों से, मुंह और नाक के थ्रू, जैसे भी डॉक्टर अमित साहब ने बताया कि बहुत जल्दी नाक और मुंह ही इसका, प्लस आंखें भी हैं जो कि इसका लाइक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, रूट ऑफ इन्फेक्शन है। तो कृपया इस चीज को फॉलो करिए। बहुत अच्छी बात कही नीलम जी आपने कि हमें बेवजह बहादुर बनने की आवश्यकता नहीं है। ये सही है कि इम्यूनिटी के जरिए इस चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी हमारे अंदर इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब नहीं है कि हम इसके संक्रमण में ही नहीं आ सकते। तो हमें, हमारे सभी दर्शकों को ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि ये वायरस आपको अफेक्ट नहीं करता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप इस वायरस से लड़ सकते हैं। लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना रही, कमजोर पड़ी, तो आप इससे ग्रसित हो जाएंगे और जाहिर सी बात है कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। मैं इसी सवाल को लेकर थोड़ा सा आगे एक बार फिर से संजय जी से मुखातिब होऊंगा। संजय जी, जैसे अभी नीलम जी बता रही थी कि इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बेहद जरूरी है, बाकी जो WHO गाइडलाइंस उनको फॉलो करना भी जरूरी है। तो इसके लिए एक जो बात आती है कि इम्यूनिटी को किस तरह से और इम्प्रूव किया जाए, तो कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स बताइए जो हमारे दर्शक यूज करें तो वो इसको इस संघर्ष में जीत पाएं। सुनील जी, मैंने एक चीज देखी है, मैं मॉर्निंग में कई बार 8 बजे ड्यूटी जाता हूँ जब,
तो देखता हूँ शहर में लोग ये समझते हैं कि साहब सिर्फ कोरोना दिन भर घर में रहो तो नहीं पकड़ेगा, बाहर आएंगे तो भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है लोग बहुत बुरी तरह से 2 महीने के लॉकडाउन में भी नहीं सीख पाए कि हमें कोरोना के साथ कैसे रहना है। हम बार बार उनको पढ़ाते रहे कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, नाक पे मास्क रखिए और हाथ पर हाइजीनिक ध्यान रखिए, थूकने का काम बार बार मत करिए, बीड़ी सिगरेट मत पीजिए या ऐसी कोई चीज एयरबॉर्न चीजें मत फेंकिए जो 3 घंटे तक एयरबॉर्न भी रहता है ये, तो ऐसी चीजें मत फेंकिए आप जिससे कि दूसरे लोग संक्रमित हो जाएं। हमें संक्रमण को रोकना है। लॉकडाउन क्यों लगाया गया? इसीलिए लगाया गया कि हम बाहर नहीं जाएंगे तो संक्रमण का चेन टूटेगा। इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के बहुत आवश्यक हो तभी घर से जाएं। लॉकडाउन सरकार लगाए तभी घर में नहीं रहना है, क्योंकि वायरस तो हमेशा के लिए फैला हुआ है। तो आपके लिए हमेशा लॉकडाउन है, एक तरह से बहुत आवश्यक है, तभी घर से जाएं। मैंने देखा लोग शाम को यूं घूमने निकल जाते हैं कि यार देखें क्या मजा आ रहा है, सड़क पर लोग मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। मैंने देखा लोग बीड़ी, मैं तो कई बार मेरा मन होता हाथ जोड़ के उनसे कहूँ भाई आप बीड़ी मत पियो, क्योंकि आप दूसरों को संक्रमित कर रहे हो, फैला रहे हो इस एरिया में। लेकिन लोग होशियार हैं, अदरवाइज दे देते हैं, अदरवाइज देते हैं, अगर समझाने जाते हैं अदरवाइज देते हैं। पुलिस उनका चालान क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है कि आप समझिए भाई आपको बहुत आवश्यक है तभी निकलिए। लेकिन आप तो मुंह पे लगा लिया, एक कपड़ा लगा लिया और निकल गए तमाशा देखने। अरे भाई कोरोना हरदम के लिए है, 24 घंटे कोरोना वातावरण में पड़ा हुआ है, लोगों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है और वो लोग भी निकल रहे हैं जो संक्रमित हैं। अरे यार घर में रहो, आपको 5 दिन 10 दिन घर में रह के केयर करना है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम भारी नहीं होगी। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो किसी भी भारी संभावना से पीड़ित रहेंगे और दूसरे लोगों को भी परेशान करेंगे। जो वर्ग लगा हुआ है इस काम में उस वर्ग को परेशान करेंगे। अभी सिस्टम जो जांच के सिस्टम है बहुत अच्छा कर दिया है सरकार ने, बहुत सिस्टमेटिक कर दिया है और इतना जागरूकता के काम कर दिया उन्होंने कि आप अपनी पास की पीएचसी पे जाइए, कहिए साहब मेरा कोरोना जांच करना है, स्टाफ बैठा हुआ है, वो आपके जांच के लिए पीपी किट पहन के बैठा हुआ, आपके लिए कफ लेगा और आप 3 दिन अपने घर में रहें। जब जांच आ जाए, आपकी जांच नेगेटिव आती है, शांति साहब घर में आप कहीं जाए, काम धाम करें अपना। हल्की पॉजिटिव आती है, घबराने की बात नहीं है। आप सरकार आपके साथ या डॉक्टर्स आपके साथ, पॉजिटिव आने के बाद भी आपको सही रास्ता सभी लोग बता रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, हर आम आदमी को ये समझना है कोरोना हरदम के लिए इस वातावरण में है, तो हमें अंदर घर में रहना है, मास्क लगाना है, हाथ को साफ रखना है, बहुत आवश्यक काम हो तभी आप घर से बाहर जाएं। जिनको ड्यूटी आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें उन सारी बातों की एहतियात रखना बेहद जरूरी है। सिर्फ थोड़ी देर से हम प्रिकॉशंस ले लें, थोड़ी देर अपने आप को कमरे में बंद रख लें, उससे नहीं होगा, हमें इसे जीवन शैली के रूप में उतारना होगा। क्योंकि अब ये वायरस हमारी इर्द गिर्द फैला और इसका इतना छोटा स्वरूप है जो पकड़ने से नहीं आता, देखने में नहीं आता। संजय जी आपने बड़ी अच्छी सी बात की, उसी बात को लेकर मैं डॉक्टर अमित भंडारी जी से रूबरू होऊंगा। अमित जी, संजय जी जैसे अभी बात कह रहे थे कि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या फिर इस तरह के जो टोबैको वगैरह का जो यूज करते हैं, अल्कोहलिक यूज करते हैं, तो उन लोगों के अंदर कोरोना के संक्रमण के चांसेस कितने प्रतिशत ज्यादा होते हैं? प्रतिशत से मतलब नहीं, बीड़ी और सिगरेट वैसे भी कौन सी अच्छी चीज है स्वास्थ्य के लिए। बीड़ी और सिगरेट वैसे भी जब जाते हैं लंग्स में तो लंग्स की एल्वियोलाई जो कोशिकाएं होती है उनको डेड करते हैं, डैमेज करते हैं। तो आप खुद सोचो ऑलरेडी वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा जिस दिन शराब के ऊपर से प्रतिबंध उठा था, एक ही दिन के अंदर राजस्व पे करीब 500 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। तो लोगों को ये लगता है कि शायद इसको पीने से अच्छा होगा, तो उसी लिए हम चाह रहे हैं कि उसका सदुपयोग ज्यादा बेटर है, सैनिटाइजर की तरह करे तो ज्यादा बढ़िया है। वो भी हाथों गले को, हाँ गले को सैनिटाइज करने का फायदा नहीं है, फार बेटर के हाथों को सैनिटाइज करें। और बीड़ी सिगरेट लंग्स की जो कैपेसिटी होती है ना, जितनी कोशिकाएं होती है उनको और कम करते हैं। तो मेन थियरी जो इस डिजीज की है वो लंग्स है। अगर आपने कोशिकाएं ऑलरेडी डेड है, खराब है, लंग्स की कैपेसिटी कम है, बीड़ी सिगरेट वाले लोग वैसे ही जो सर बता रहे थे कि सीओपीडी वाले पेशेंट है, अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी वैसे ही कम होती है, डेड होती है कोशिकाएं। तो फिर जब उनको ये तकलीफ होती है सांस लेने में तो उनका सैचुरेशन बहुत जल्दी फॉल डाउन होता है और वो फिर जल्दी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाते हैं, उनको सांस में दिक्कत होती है। तो बीड़ी और सिगरेट तो 101% इम्यूनिटी भी लो, जो भी स्मोकिंग करते हैं उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लोअर डाउन होती है। स्मोकिंग इम्यूनिटी को घटाता है, लंग्स की कोशिकाओं को खराब करता है, तो इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ होती है और उनकी बहुत अच्छी नहीं होती, खराब होती है। अच्छी कम्युनिटी आपने बड़ी अच्छी सी बात कही और मैं उसको दोबारा से एक बार दर्शकों को कहना चाहूंगा। डॉक्टर अमित भंडारी जी जैसे बात कही कि हमें गले को शराब से सैनिटाइज करने के बजाय अपने हाथों को सैनिटाइज करें तो हम लोग कोरोना से कहीं ज्यादा बच सकते हैं। अल्कोहल हो या फिर टोबैको हो, दोनों ही प्राण घातक तो है ही हैं और ये कोरोना से बचाव में हमारी कोई सहायता नहीं करते। अगर आप इसको हाथों को वॉश करते हैं, एज ए सैनिटाइजर यूज करें तब बात अलग है, उसके अलावा आप इस तरह से हेल्प नहीं करते हैं। मैं अगला सवाल लेके नीलम जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा।
नीलम जी, पीछे बड़ी एक चौंकाने वाली सी रिपोर्ट आई, आपने पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी थी, कि इन दिनों के अंदर कोरोना के जो करीब 70-80 दिन का जो ड्यूरेशन गया है, जितनी प्रेगनेंसीज हुई थी उनमें से पहले जो एक रेशियो लेके चलते थे सिजेरियन डिलीवरी का, उसे कंपेयर में इन दिनों में 40% सिजेरियन डिलीवरी कम हुई। इसकी क्या वजह मानती है? पहले तो मैं थोड़ा सिजेरियन डिलीवरी को लेकर ही चाहूंगा कि आप इसे प्रकाश डालेंगे, सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नॉर्मल केसेस की बात करना चाहूंगा। और फिर दूसरा ये कि इन दिनों में ये कम क्यों हुई, क्या वजह लगती है आपको? सर देखिए, सिजेरियन डिलीवरीज क्यों होती है सर, इसके कई सारे इंडिकेशंस हैं। कुछ तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, कुछ आपके इलेक्टिव इंडिकेशन है। कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन में ऐसे हैं कि जहां पर अगर अब आपका बच्चा आड़ा ही है, उल्टा ही है, जहाँ की उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना ही नहीं हो, यहाँ हम सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। बच्चे में कोई उसके हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चे का कभी गंदा पानी पी लेना है, उसके हार्ट रेट पे फर्क पड़ रहा है, तभी भी हम सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि मदर की जो उसकी जो शारीरिक बनावट है, जहाँ पर ये 100% क्लियर है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, वहां हम सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। कुछ सर ऐसा भी होता है कि जब एक एंड टाइम पर हम नॉर्मल डिलीवरी हमें लगता है कि हो जाएगी, बट पेशेंट कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चला जाता है, तब सर हम सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। तो सर देखिए, और कुछ सर आजकल का एक थोड़ा सा सिनेरियो है कि पेशेंट थोड़ा कुछ सर मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँ जो चीज गलत नहीं होनी चाहिए, कि आजकल का जो सिनेरियो है कि कोई थोड़ी सी भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। अगर सर कल को हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करें, इन केस अगर उस प्रॉब्लम उस दरमियान कोई हमें थोड़ा भी रिस्क लगता है कि माँ या बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, तो भी सर हम चाहते हैं कि हम पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को हम अवगत करा दें कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर हम कोई रिस्क ना लेना चाहे, ना माँ को लेकर ना बच्चे को लेकर के, तो सर हमें सिजेरियन डिलीवरी ही करानी पड़ती है। कुछ एक ज्यादा केस है सर, जैसे एक प्लेसेंटा प्रीविया का केस होता है जिसमें सर 100% सिजेरियन डिलीवरी ही होती है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो सर ये चीज है कि सिजेरियन डिलीवरी कम हुई है, उसमें सर ये जरूर है कि कुछ जगहों पे जहां नॉर्मल डिलीवरी कराई गई है, नो डाउट उन्होंने उनको ट्रायल बेसिस पे रखा है, ऑप्शंस नहीं रहे होंगे सिजेरियन डिलीवरी के, उन्हें रिस्क लेना ही पड़ा होगा, इसलिए सर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ गए हैं एंड सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस थोड़ा कम हुए हैं सर। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि एक डर ने दूसरे डर को भगाया है। अगर पहले ये लगता था कि हम रिस्क क्यों लें, अगर कुछ बच्चे को हो गया तो समस्या ही होगी, तो अब उन्हें ये भी लगता होगा कि सिजेरियन डिलीवरी हमने करवाई और गलती से वायरस अगर इस बच्चे को अफेक्ट कर गया तो भी समस्या होगी। यानी एक डर ने दूसरे डर को भगाया। यानी कि अगर हम लोग अपने विल पावर को थोड़ा मजबूत कर लें तो कहीं ना कहीं सिजेरियन डिलीवरी की केसेस में कमी आ सकती है। और कोरोना के इन दिनों के जो हालात रहा है 80 दिन का, इसने इस बात को साबित भी किया है। 40% बहुत बड़ा नंबर होता है कि 40% गिरावट आना सिजेरियन डिलीवरी। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो करीब 90,000 केस हुए डिलीवरी के, और उसमें से मात्र 1,000 के अंदर ही सिजेरियन करने की जरूरत पड़ी। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, जो देखने अपना आप चौंकाता है, जो कहीं ना कहीं उन देवताओं के पेशे को भी शक के दायरे में लेकर आता है कि क्या ये सिर्फ पैसा लूटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये इस तरह का नहीं है, कहीं ना कहीं जो पेशेंट का खुद का जो डर होता है, जो मरीज आया होता है, उसका डर भी बेवजह सिजेरियन करवाने के लिए डॉक्टर को इंसिस्ट करता है कि वो नहीं चाहता कि वो किसी तरह का कोई भी रिस्क ले, इसीलिए वो खुद डॉक्टर को इंसिस्ट करता होगा। ये आपने बड़ी अच्छी सी बात कही कि उस डर से बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि हम इस तरह की बेवजह की जो सिजेरियन डिलीवरी ना करवाएं, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की ग्रोथ रेट के ऊपर भी अच्छा असर डालेगी। मैं अगला सवाल लेके संजय जी से मुखातिब होना चाहूंगा। संजय जी, हम लोग ये जानते हैं कि ये वायरस से टच करने से, स्पर्श के जरिए एक दूसरे पे फैलता है। हमने कपड़ों की बात सुनी कि आपने जैसे बता ही रहे थे कि एरियल जो वे होता है वहां करीब 2 मीटर तक ये फैला हुआ रहता है। तो मैं जाना भी चाह रहा था कि मान लीजिए किसी ने थूक दिया, किसी ने मल त्याग कर दिया, या फिर कपड़े हैं, तो उनके ऊपर ये वायरस कितने देर तक जीवित रहता है? एक्चुअल में क्या है कि जब तक कोई हमारे नजदीक नहीं आएगा, इतने नजदीक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे और मेरे बोलने से जो मेरे मुंह से थूक निकल रहा है वो आपके ऊपर जब तक नहीं पड़ेगा तब तक वो वायरस मुंह से मेरे ऊपर नहीं आएगा। ये वजन में थोड़ा भारी है और वायरस की अपेक्षा, तो कपड़े पर, लोहे पर बहुत ज्यादा देर रहता है। कपड़े पर ये घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। तो कपड़े पे ऑलरेडी हम साबुन लगाते हैं और ये क्या सोडे के असर से, जो भी इस तरह के ब्लीच से इसका वायरस का बाहरी आवरण फट जाता है एकदम से। तो कपड़े में भी कहीं ना कहीं सोडे का असर और ब्लीच का असर होता है। तो उस कपड़े से थोड़ा सा इसका असर कम हो जाता है अगर हम उसको ला करके हाथों हाथ खोल के सर्फ या साबुन में डाल दें
तो उसका असर खत्म हो जाता है तुरंत। संभावना सबसे ज्यादा लोहे पर होने की होती है। लोहे पर 3-4 दिन रहता है। अगर किसी ने हैंडल पे हाथ लगा दिया, बस में, टैक्सी में, या कहीं हम अनअवेयर होकर किसी मॉल में जा रहे हैं जहाँ बार बार खोलना पड़ता है, दरवाजा बंद करना पड़ता है, तो वहाँ हर जगह लोहे के रॉड होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा देर तक होता है। अभी जो रिसर्च आया है उनमें थोड़ा बता रहे हैं कि तांबे पर ये कम देर तक ठहरता है, तो तांबे के हैंडल लगा लें या इस तरह के हैंडल। प्लास्टिक पे बहुत कम देर तक रहता है, ये बहुत ज्यादा देर नहीं रहता है, क्योंकि प्लास्टिक पर से सड़क के नीचे आ जाता है, वजनी होता है, तो ये नीचे कई बार गिर जाता है। नीचे पैर में लग के आने की संभावना होती है, लेकिन पैर पे चूंकि हमारे हाथ बार बार नहीं लगते हैं, खेल सारा हाथ का है। जहाँ हाथ लगेगा हाथ के थ्रू हमारे अंदर आएंगे, और हाथ की आदत होती है चला के नाक पे जाएगा, मुंह पे जाएगा, आंख पे जाएगा, और इसके थ्रू वो हमारे नाक के थ्रू अंदर एंटर कर जाता है। खेल इस चीज का, हमें बचाना इन चीजों से है। बिल्कुल, कहीं पे हाथ नहीं लगाए बार बार। आपने अच्छी सी बात कही कि अगर हमारी बॉडी के किसी अन्य भाग को अगर ये वायरस अफेक्ट करता है तो वो हमें संक्रमित नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर कहीं गलती से किसी हमारे जूते पर लगता है या हमारे कपड़ों पर लगता है, लेकिन वो अगर हमारे नाक तक नहीं पहुंच पाया, हमारे मुंह तक नहीं पहुंच पाया है, तो वो वायरस हमें संक्रमित नहीं कर सकता। जैसे हम लोग कपड़े उतारेंगे, जूते उतारेंगे, तो उसी के साथ ही वो वायरस भी हमसे दूर हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है कि हम लोग अपने नाक को और मुंह को बार बार में ना छूएं, क्योंकि जब तक उसे हमारे शरीर के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वो हमें संक्रमित नहीं कर सकता। यानी समझने वाली बात ये भी है कि ये त्वचा के जरिए फैलने वाली बीमारी नहीं है, छूने के जरिए फैलने वाली बीमारी नहीं है। जैसे मैं संजय जी से सवाल ये भी था मेरा कि थूक के ऊपर, मल के ऊपर ये कितनी देर टिकता है, तो मैं इसे सवाल लेके अमित भंडारी जी से मैं बात करना चाहूंगा। अमित जी, आप बताइए कि ये वायरस हमारे सलाइवा के ऊपर, हमारे कफ है उसके ऊपर कितनी देर तक टिका रहता है, हमारे मल वगैरह पर कितनी देर तक जीवित रहता है? बेसिकली जो सर बात कर रहे थे कि एरासोल्स, बेसिकली जब भी अपन छींकते हैं या खांसते हैं तो वो एयरबॉर्न, बेसिकली एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कॉल्ड एरासोल्स, वो हवा में तैरता है, और वो हवा में तैरता हुआ किसी भी सरफेस पे जाके चिपक सकता है। ऐसा नहीं है, 2 फीट की दूरी तक। एटलीस्ट एक रिसर्च थी चाइना में कि एक पेशेंट था, उसका रूट था 12 फुट का लगभग, वो पाया गया कि वो जूतों पे, कंप्यूटर के माउस पे, कंप्यूटर के ऊपर 12 फुट की दूरी तक वो उसके एरासोल्स पार्टिकल्स पाए गए। तो बेसिकली जो 3 चीज मेनली, मुंह को बचाने का और नाक को बचाने का मतलब है कि वहां से वायरस के पार्टिकल्स या एरासोल बन के ना निकले। सेकंड थिंग, अपनी एक हैबिट होती है बार बार नाक और मुंह को छूने की, तो वहां से वायरस हाथ पे चिपकते हैं, वो फिर इसी सरफेस पे जाते हैं। तो मेनली अपने को केवल एक चीज ये नहीं ध्यान रखनी कि मास्क लगाने से काम चल जाएगा। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे मास्क लगा के घूमो तो वायरल स्प्रेड नहीं होगा। हर व्यक्ति को ये सोच के चलना पड़ेगा कि वो कैरियर है, इट्स नॉट डिजीज, संक्रमित नहीं है लेकिन कैरियर है, वो वाहक है इस बीमारी का, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। तो अब आपने मास्क लगाया, उस मास्क को आप बार बार टच करते हैं हाथ से। और एक चीज और मान के चलेगा, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट मास्क लगाता है, मास्क तो वैसे इन्फेक्टेड है, शाम तक इतने सारे वायरसेस उस मास्क पे होंगे, फिर आपने हाथ लगाया और हाथ लगा के आप किसी दुकान की शॉप पे गए, वहां उसके काउंटर पे खड़े हो गए, काउंटर पे जैसे आपने टच किया उन वायरसेस को वहां पे चिपकाया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने उसको लिया। तो बेसिकली आपको हाथों को, जो अपने हैंड है उनको बहुत दूर रखना है, किसी भी सतह को छूना नहीं है। अगर आपको लगता है आपने किसी सतह को छुआ है तो एटलीस्ट खुद को वॉश करें, सैनिटाइज। जो सेकंड चीज बोली गई कि हैंड सैनिटाइजेशन हर थोड़ी थोड़ी देर में। अगर आपको लगता है आपने किसी सतह को टच किया है तो उतना ही ज्यादा जरूरी है अपने हाथों को, क्योंकि यही हाथ अपने इन्फेक्शन को कैरी करेंगे नाक और मुंह के रास्ते, नाक और मुंह के रास्ते से। बिल्कुल। तो ये आप भी कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ केवल मास्क से रुक नहीं सकता, वो सिर्फ एक ऐसे पॉइंट पर लगाएगा कि मास्क लगा के हाथ को टच करेंगे, मास्क को ऊपर नीचे करेंगे, हो गया, आपने वायरस को पकड़ लिया। फिर उसके बाद में आपने अपने मोबाइल पे हाथ लगा लिया, आपने अपनी वर्किंग सरफेस पे हाथ लगा लिया, आपको पता ही नहीं चला, आपको लगा मैं तो कहीं इधर उधर गया ही नहीं, जबकि आपने जैसे ही आपने नाक और मुंह पे हाथ लगाया आपने वायरसेस को पकड़ लिया। तो बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी। आपने सही कहा कि हम लोग हो सकता है कि संक्रमित ना हो, लेकिन उसके वाहक तो हो ही सकते हैं। बिल्कुल, ये मान के चलना पड़ेगा, आपको मान के चलना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज अ कैरियर, हर व्यक्ति वाहक है। हाँ, सही कह रहे हैं, वाहक है। चलिए, मेरे को समय की सीमाएं रोकती हैं, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल नीलम जी से लेना चाहूंगा। नीलम जी, बस ये आखिरी सवाल के तौर पे ही मैं लूंगा आपसे। एक नव प्रसूता है, बच्चा है जो जन्म लेता है ना, उसके अंदर मां से इस वायरस के फैलने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, क्या लगता है? सर, अभी तक की जो स्टडीज कह रही हैं उसमें माँ से बच्चे में इन्फेक्शन कहीं नहीं फैला है। बहुत सारी कोरोना पॉजिटिव माओं ने नॉर्मल हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है। बस ये है सर कि अगर वो माँ अगर कोरोना पॉजिटिव है
तो वो बच्चे को फीड करा, उसको फीडिंग भी मना नहीं है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर अच्छे से कराएं। तो उस टाइम पर उसको थोड़ा उसने अपने साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने मुंह को कवर रखना है। अगर वो इस कंडीशन में है, उसका बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है और वो अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा सकती है तो वो कराए। बच्चे में कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है अगर उसने उसका बच्चे का प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा है, खुद का हाइजीन का ध्यान रखा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके जन्म देने से बच्चे के अंदर वायरस संक्रमण की चांसेस हैं वो कोई मतलब बहुत कम चांसेस हैं अभी अगर तक वो ऐसी प्रॉपर कोई सैनिटाइज स्टडी होकर नहीं मिली है ना। अच्छा, उससे संक्रमण के चांसेस हाँ सर, बेहद कम। अभी एक तक आखिरी ऐसी सवाल, कोई स्टडी नहीं आई है। अब कोई स्टडी इस तरह की आई नहीं है कि माँ से बच्चे में ये संक्रमण फैला हो अगर माँ सैनिटाइज होकर अच्छे से रह रही है। ये बहुत अच्छी सी बात है। तो यानी नवप्रसवों को इस तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर किसी को ये वायरस संक्रमण कर रखा हो तो उनके बच्चों को भी ये हो जाएगा। मैं जाते जाते एक जो सवाल बहुत जरूरी समझता हूँ, इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इटली से इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये कोई वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया। इसको एस्पिरिन लेने से इस बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है और हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग ठीक हो रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई बात जब कि ट्रोल होना शुरू होती है, आगे बढ़ना शुरू होती है, तो लोग उस पर यकीन करना भी शुरू कर देते हैं। तो मैं डॉक्टर अमित भंडारी जैसे लास्ट सवाल के आंसर के तौर पर जानना चाहूंगा, सर ये बताइए कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है? इससे जो ये आजकल वायरल हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत। बेसिकली इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर है वो वायरल स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट ए बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। और बैक्टीरिया इतना जल्दी से स्प्रेड कभी भी नहीं करता। वायरल जो डिजीज होती है वो इस तरीके से टच सरफेस से या एरासोल से स्प्रेड होती है। बैक्टीरिया कभी भी इस तरीके से टच या एरासोल से कभी भी स्प्रेड नहीं होते। इसलिए ये जो चीजें हैं ये तो अब फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ भी गलत चीज को स्प्रेड किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, इट्स अ वायरस बेसिकली, तो बेसिकली नाक, गला और फाइनली फेफड़े की कोशिकाओं को अफेक्ट करता है। तो ये संपूर्णतः एक वायरल है, न कि एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया। तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि किसी तरह की इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, कि डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हीं से राय लें कि क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, कौन सी दवाएं होनी चाहिए। किसी भी व्हाट्सएप या फिर किसी फेसबुक या किसी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के आधार पर दवाएं खुद ब खुद ना लें। ये बात कर सकते हैं कि वो अपने इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए किन्हीं योगा या प्राणायाम इस तरह के जो भी उपाय हैं वो करें, लेकिन दवाओं को लेते वक्त इस बात का एहतियात जरूर रखें कि वो किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब हों, क्योंकि इस तरह की अनचाही दवाएं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बातें चल रही थी, सवालों के जवाब भी अच्छे से मिल रहे थे और बहुत सारे मिथ थे वो भी टूटे। कहीं न कहीं जो बातें लेके दिमाग में घूम रही थी कि ये सही है या गलत है, उन सही गलत के दूध का दूध पानी का पानी वाली सी बातें भी हुई कि उनके सही गलत के हमको जवाब भी मिले। और मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को इसके जरिए वो नॉलेज मिली होगी जिसकी उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और आप सब लोगों की सेवाओं को एक बार फिर से मैं सलाम करते हुए एक नए शो की तैयारी के लिए आप सब लोगों से आज्ञा चाहूंगा।